स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में रोज एक नई हलचल देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि जिस तरह से यह हलचल देखने के लिए मिल रही है, वैसे कि इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे करीब 13 साल बाद अपने चचेरे भाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे हैं। दरअसल राज ठाकरे अपने चचेरे भाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई स्थित ठाकरे परिवार के आलीशान आवास मातोश्री पहुंचे। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। बता दें कि साल 2012 में राज ठाकरे आखिरी बार इस आवास में आए थे। इस दौरान बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ था। बताया भी जा रहा है कि राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बालानंद गावरकर और नितिन सरदेसाई भी मातोश्री पहुंचे। इस दौरान सभी ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ठाकरे ब्रदर्स ने एक साथ मातोश्री के अंदर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई है और इसके अलावा एक अन्य वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि उद्धव परिवार यानी कि उद्धव अपने परिवार के साथ जन्मदिन का केक काटते हुए दिखाई दिए। बता दें कि शिवसेना के कई नेता इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। हालांकि सामने आई इस वीडियो क्लिप में राज ठाकरे नजर नहीं आते हैं। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के लदरा घाट मार्ग पर पर्यटकों की एक गाड़ी चालक का नियंत्रण छूटने से खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 6 लोग खाई में फंस गए हैं। बता दें कि समय पर मिली सूचना और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से सभी लोगों की जान बच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार चिखलदरा थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में जिला आपदा शोध और बचाव पथक अमरावती की टीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खाई में उतरकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी में भर्ती करा दिया। बता दें आपको कि पर्यटन सीजन में चिखलदरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर चिखलदरा थाने अंतर्गत डीडीआरएफ टीम को तैनात किया गया। वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी वजह से धोम बांध में पानी जमा हो गया है। जल स्रोत की स्थिति नियंत्रित रखने के लिए जल संचालन विभाग की ओर से वाई तहसील क्षेत्र के धोम बांध में 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बता दें आपको कि ये पानी धोम बांध से छोड़ा गया है। इसी वजह से कृष्णा नदी में धोम बांध का पानी छोड़ने की वजह से कृष्णा नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में वाई तहसील क्षेत्र का गणपति घाट पूरी तरह से नदी के पानी में डूब गया है। प्रशासन और जल सिंचन विभाग की ओर से नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्त मित्र पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान रेड क्रॉस के आजीवन सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं सीएम साय विष्णुदेव साय ने कहा है कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है और जो न केवल किसी जरूरतमंद को जीवन दान देता है बल्कि मानवता के प्रति हमारी सेवा भावना का श्रेष्ठतम उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रक्त मित्र डायरेक्टरी एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति समय पर रक्तदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना संग्रहालय के नवनिर्मित गंगा गैलरी, पाटली गैलरी एवं प्रेक्षागृह का शिलापट अनावरण कर एवं फीता काट कर उद्घाटन किया है।
उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया और वहां लगाए गए प्रदर्शों का बारीकी से अवलोकन भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि पटना संग्रहालय का उन्नयन एवं विस्तारीकरण कार्य बेहतर ढंग से किया जा रहा है और ये पुराना संग्रहालय है। यहाँ पर कई जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगी हैं और ऐसे में उनका रखरखाव और बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से हो सके और बेहतर ढंग से हो सके, इसीलिए भवन का विस्तारीकरण किया गया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी कलह तेज होती जा रही है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में महुआ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं 31 जुलाई को महुआ जा रहा हूं, वहां एक बड़ा कार्यक्रम करूंगा और टीम तेज प्रताप के बैनर तले निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार भर के लोग उनके इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और वे अपनी टीम के तहत अन्य उम्मीदवारों को भी चुनाव में उतारेंगे। तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा कि अब कुछ लोगों को खुजली शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है। इस ऐलान से तेजस्वी यादव और आरजेडी के भीतर राजनीतिक समीकरणों को लेकर हलचल तेज हो गई है। ये चुनाव में कब कहां क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जयचंद्र ने आपको सिखा के भेजा होगा कि ये सवाल करना, हम भली बात ही जानते होंगे। तो बहुत तरीके की चीजें हैं। मैं आप लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं आप लोग का सम्मान करना चाहता हूं। तो बहुत तरीके का इस तरीके का माहौल लोग उड़ाते हैं रूमर, लेकिन पूरी बिहार की जनता जान रही है, पूरे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से किसके साथ क्या होगा। तो इन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हम केवल अपने जो नौजवानों के लिए करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, तो वो चीज़ हम अपने टीम के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का भी काम करेंगे। और हमारा कार्यक्रम 31 तारीख को महुआ में लगने जा रहा है। उस सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सब चीज़ हम लोगों ने डाला है। टीम तेज प्रताप के जरिए जिसको जुड़ना है सब लोग जुड़ सकते हैं। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर बता दें आपको कि इस मौके पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति और देश भर से आए कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ और हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। बताया ये भी जा रहा है कि बीएचयू के वैज्ञानिकों द्वारा सिंदूर पर किया गया नया अनुसंधान नीरा से पाउडर तैयार करना और कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, ये सभी विषय में किसानों को लाभान्वित करेगी। को जितनी बधाई दी जाए वो कम है। ये हमारी पहली यूनिवर्सिटी है जिसे NAAC, मेरे भाषण में वो है जो प्रिंटेड है, मैं उसको बोला नहीं हूँ, वो अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए। इनको बिल्कुल ये बधाई के अधिकारी हैं और प्रोत्साहन के अधिकारी हैं कि इनको प्रोत्साहन दिया जाए। और जैसा भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, NAAC से डबल होना चाहिए इसका। और हमें पूरा विश्वास है इनकी क्षमता के ऊपर कि ये चंद सालों में ही ये जितनी हम अपेक्षाएं इनसे कर रहे हैं ये बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। इसी के काम यहाँ जितनी तेजी से हो रहा है और संतोषजनक तरीके से हो रहा है उससे हम बहुत खुश हैं। वहीं भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के ममलखा गांव में नदी का रौद्र, आपको बता दें कि गंगा नदी का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 2 वर्षों में यहां पर 300 से ज्यादा गंगा के कटाव
की भेंट वो घर चढ़ चुके हैं जो आसपास है। बता दें हालात अब और भी ज्यादा भयावह हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो समय रहते यदि कटाव निरोधी कार्य किए गए होते तो शायद ये दुर्दशा आज ना होती इस गांव की। दरअसल अफसोस की बात तो यह है कि जब गंगा अपने उफान पर है तब खानापूर्ति के नाम पर कटाव रोकने की कोशिशें की जा रही है, वो भी अनियमितताओं के साथ। दरअसल कटाव रोकने के लिए जियो बैग में बालू भरकर डाला जाना चाहिए था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन बैगों में बालू की जगह मिट्टी भरी जा रही है, जो तकनीकी मानकों और स्थायित्व दोनों पर ही खरा नहीं उतरता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार की जो बाढ़ है और कटाव से ममलखा गांव को कौन बचाएगा, और क्या प्रशासन अब भी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा। लगा रहा है अभी और बांस लगा रहा है, लेबर मजदूर जो खड़ रहा है। यही पहले जैसे पानी कम था उस समय जो बोरिया लगाता तो बहुत आदमी को सुरक्षा होता। अभी बांस देता है, बोरिया देता है, गंगा जी में चला जाता है, तो फायदा क्या। अभी तो स्थिति गंभीर है, बोरिया दे रहा है जा रहा है। यही जो पहले बाद ऐसे खत्म हो फगवा लगभग ये 2 बोरिया देता है यहाँ से वरी वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या लगातार कटाव जारी है? कहाँ कम जा रही है, उधर कर दिया कटाव तो अभी जारी है। आज कुछ सुरक्षा है, अभी नहीं कट रहा है। वहीं पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित होटल विभाग में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। आरोपी वीरेंद्र चौधरी है, उस पर आरोप लग रहा है। और आपको बता दें कि परिजनों ने ये आरोप लगाया है। आरोपी मधुबनी का रहने वाला है, पटना में रेंट पर रहता है और हाउसकीपिंग आउटसोर्सिंग का काम किया करता है। बच्ची की स्थिति गंभीर है, पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ज्यादा जख्म होने के चलते 4 टांके लगाए गए हैं, ट्रीटमेंट जारी है। लड़की पिछले 1 महीने से आपको बता दें कि वीरेंद्र चौधरी के यहाँ पर टेलीकॉलर का काम किया करती थी। इसी बीच वीरेंद्र चौधरी ने लड़की से दोस्ती बढ़ाई और इससे भी बेहतर नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उसे शुक्रवार के दिन होटल में ले गया, जहां लड़की से जबरन दुष्कर्म किया गया। लड़की शाम लगभग 6 बजे अपने घर पहुंची तो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, सीधे अपने कमरे में गई और सो गई। जब रात में बड़ी बहन खाना खिलाने के लिए जगाने गई तो देखा कि पूरा बेड ब्लड से भीग गया था। इसके बाद उसे पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान नाबालिग ने बड़ी बहन को बताया कि वीरेंद्र झा, जिसके यहाँ पर वो काम करती हैं, वो इंटरव्यू दिलाने के नाम पर उससे होटल ले गया था। वहाँ ले जाकर उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। लड़की ने बताया कि वहाँ भी ब्लीडिंग और दर्द हो रहा था और तो किसी मेडिकल स्टोर से दवा लाकर दिया गया था। जब ठीक नहीं हुआ तो शाम में घर भेज दिया। रात में ही बड़ी बहन पीड़िता को थाने लेकर लहूलुहान स्थिति में पहुंच गई, जिसके फौरन बाद उसे पुलिसकर्मियों की मदद से पीएमसीएच भेज दिया गया। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं झारखंड की। बीजेपी के सांसद सह वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां पर निशिकांत दुबे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर स्वागत किया। देवघर पहुंचते ही अपने कार्यकर्ताओं से निशिकांत दुबे ने पूरे जिले का हालचाल जाना। लोगों से मिलने के बाद निशिकांत दुबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो गोड्डा से अजमेर शरीफ के लिए रेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई ट्रेन के उद्घाटन मौके पर मौजूद रहेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली से देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। वहीं गोड्डा पोरियाहाट रेल लाइन पर आज़ादी के 78 साल बाद एक हॉल्ट की शुरुआत की जा रही है, उस कार्यक्रम में भी वो खुद मौजूद रहेंगे। अपने कार्यक्रम की जानकारी देने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को दुनिया का सबसे मूर्ख लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताया। मदर टेरेसा से कोई समस्या नहीं विदेशी थी वो। समस्या ये है कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, यदि आपको मदर टेरेसा के नाम पर कोई काम करना है तो आप अलग से काम करिए। किसी के नाम को मिटाकर किसी के नाम को स्थापित करने से उससे मदर टेरेसा के भी आत्मा को शांति थोड़े मिलेगी। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने ये बहुत ही गलत और घटिया काम किया है।
और राज्य सरकार की जो एक्टिविटी है, मैं आपको कह सकता हूं कि दोबारा जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सहित, वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आजसू पार्टी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिले के अंदर मिलन समारोह जो है कार्यक्रम में जो पंचायत से लेकर गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत प्रदान करने में लगी हुई है। बोकारो में कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में पार्टी की तरफ से मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर आज सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। आजसू पार्टी गांव से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत हो सके, इसके लिए पार्टी सुप्रीमो ने खुद कमान संभाली हुई है। बिना मिली भगत से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी सफेद पोष नेताओं से मिलकर ही यह धंधा चल सकता है, इससे धंधा नहीं चल सकता। लगातार प्रयास मैं तो कहूँगा कि जितना भी हमारे ओर से प्रयास होगा जनता के हित में, वैसे परिवार के लिए हम संघर्ष करेंगे और इस तरह का धंधा ना हो, क्योंकि घटना इस तरह का कई एक बार हुआ है, कई एक परिवार अनाथ हुए हैं, कई एक बच्चे अनाथ हुए हैं, तो इस तरह से बहुत ही लोगों के साथ अन्याय है और बीसीसीएल प्रबंधन भी इस पर काफ़ी दोषी है, चूँकि मरम्मती के लिए पैसा नहीं है, किसी विभाग के पास पैसा नहीं, इतना तक कि वृद्धा पेंशन पाने योग्य लोगों को भी पेंशन की सुविधा 5 महीने 6 महीने से बंद है। जिस तरह गुमराह किया गया, आजसू पार्टी अब क्या करेगी? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिन लोगों को गुमराह किया गया है उनमें बीच में राजनीतिक चेतना को लाना। जब तक वो जागेंगे नहीं, कोई परिवर्तन बड़ा नहीं आ सकता। वहीं राजधानी रांची में आज सुबह नक्षत्र वन राजभवन से बाल कावड़ यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में शामिल बाल कावड़ियों ने प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने भगवान शिव पार्वती का रूप भी लिया। अन्य बच्चों ने वेंचुरा वस्त्र धारण कर नंगे पांव यात्रा पूरी की और इस अवसर पर इस आयोजन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश साहू ने इस यात्रा की विशेषताओं को लेकर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आपको बता दें, पहाड़ी मंदिर परिसर के नीचे ये छोटे छोटे बाल कांवड़ी नजर आ रहे हैं आपको। हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अरवी चौहान। जी, कहाँ से आई है? और कहाँ से आपने कांवड़ी शुरू की? मैंने तो राजभवन से शुरू की। कौन से क्लास में पढ़ती है? 6th। जी, तो आपने सुना कि कक्षा 6 की यहाँ छात्रा है जो बाल कांवड़ी बनकर पहाड़ी मंदिर परिसर पहुंची। भगवान भोले बाबा के दर्शन के लिए वो जलाभिषेक के साथ यहाँ पर आपको बता दें काफी खुश नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? शानवी नाम है। और क्या बनी है आज? अच्छा, भोलेनाथ बनी है। कैसा लग रहा है? कांवड़ आप लेकर गई थी ऊपर? अच्छा, ठीक है। बाल कांवड़ी यात्रा को ऑर्गेनाइज करने वाले यहाँ पर खास तौर पर उनकी मेंबर, जिनसे हम जानेंगे किस तरह उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार साहू, बाल कांवड़ यात्रा का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और ये जो बाल कांवड़ यात्रा है, ये 2022 में मैंने यहाँ रांची में सर्वप्रथम पहली बार ऐतिहासिक बाल कांवड़। कितने कांवड़ी शामिल हुए बाल कांवड़ी? बता रहा हूँ मैं, हमारे बाल कांवड़ यात्रा में 111 से अधिक बाल कांवड़ शामिल हुए थे। और जिसके लिए लगातार आप देख रहे हैं कि काफी खूबसूरत तरीके से कांवड़ियों में, छोटे छोटे कांवड़ियों में वो श्रद्धा, वो आस्था देखने को मिला। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ APN न्यूज़ से मैं रांची से। नमस्कार।
अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के निजी संस्थान रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा गया है। बता दें आपको कि जिस पर झामुमो मीडिया पैनलिस्ट या केंद्रीय सदस्य धीरज दुबे ने निशाना साधते हुए कहा कि उपाधि विशेष एहसान और राजनीतिक समीकरण का नतीजा है, न कि वास्तविक उपलब्धियों पर आधारित है। धीरज दुबे ने कहा कि रघुवर सरकार में रामचंद्र चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री थे। राजनीतिक सौदेबाजी के चक्कर में उस उपाधि की गरिमा को धूमिल न किया जाए। जब मुख्यमंत्री थे तत्कालीन रघुवर दास जी, आदिवासियों को किस तरह से प्रताड़ित किए थे, उनकी उपेक्षाएं करने का काम किए थे, CNT-SPT एक्ट में बदलाव करने का काम, भूमि अधिग्रहण बिल को में छेड़छाड़ करने का प्रयास उन्होंने किया था, तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया था, पलामू के युवाओं को दोहरी नियोजन नीति थोप कर परेशान किया था, उनको नौकरियों से में जाने से रोकने का प्रयास किया था। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने उस दोहरी नियोजन नीति को खारिज किया था। तो किसी भी क्षेत्र में उनकी ऐसी उपलब्धि नहीं है। और मेरा कहना है कि राजनीतिक व्यक्तियों को अगर इस तरह से उपाधि बांटी जाने लगेगी तो उसकी गरिमा क्या रह जाएगी। तो ये राजनीतिक सौदेबाजी से इस तरह के शैक्षणिक उपाधियों को दूर रखा जाए। और बाकी अगर आप शिक्षा माफिया और शिक्षा व्यापार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो जनता देखेगी, और ये समय आएगा तो शायद आपका जब जांच होगा, आपकी जब ऑडिट होगी, तब भी आपका समझ में आएगा। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जी हाँ, योगी सरकार की जीरो पॉवर्टी अभियान की पहली लाभार्थी गोसाईगंज की रूबी के सपनों का आशियाना बनने लगा है और वह अगले कुछ महीने में झोपड़ी से पक्के मकान में शिफ्ट हो जाएंगी। रूबी और उनके पति राम सागर अपने पक्के आशियाने के सपने को साकार होते देखकर काफी ज्यादा खुश हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी गरीबी के चुंगल से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन योगी सरकार प्रदेश के ऐसे परिवारों के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। लखनऊ के गोसाईगंज के रूबी कभी एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन बसर कर रही थी, लेकिन आज योगी सरकार की मदद से उनका आशियाना आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रही है कि प्रदेश में कोई भी परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन न गुजारे। इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जीरो पॉवर्टी अभियान की घोषणा की गई थी, जिसकी पहली लाभार्थी रूबी का परिवार बना। तो जीरो पॉवर्टी की पहली लाभार्थी रूबी का बनने लगा सपनों का आशियाना। बता दें आपको, रूबी के परिवार को मुख्य सचिव ने चुना था और अभियान का पहला लाभार्थी ये परिवार बना। रूबी के पति रामसागर को पहले ही योगी सरकार दिला चुकी है एक नौकरी। रूबी के पति कर रहे हैं नौकरी, 18,000 से ज्यादा मिल रही है महीने की सैलरी। मुख्यमंत्री आवास बनाने के दौरान ही गुणवत्ता का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। बता दें कि मुख्य सचिव खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। रूबी ने योगी सरकार का आभार भी व्यक्त किया है, आभार जताया है। कभी सोच भी नहीं सकती थी वो कि मेरा एक दिन अपना पक्का घर होगा। बोली बरसात में झोपड़ी में टपकता था पानी, जिससे काफी दिक्कतें होती थी। गर्मी में गर्म छत हो जाती थी, तवे की तरह जलती थी ये छत। योगी सरकार ने की मदद तो दुश्वारियों से मिला है छुटकारा। तो योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को अभियान की घोषणा की थी और साथ ही 25 लाख गरीब परिवारों को अभियान से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। चिन्हित परिवारों के मुखिया को गारंटेड नौकरी उपलब्ध कराना योगी सरकार का ये बड़ा लक्ष्य है। बता दें कि प्रति परिवार की आय 1.25 लाख रुपए सालाना करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
13.57 लाख परिवारों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिनको इसका फायदा मिल रहा है या मिलेगा। 2025-26 के बजट में 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। हर गांव से 10 से 25 निर्धन परिवारों को चिन्हित कर लाभान्वित करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। बता दें कि ये अभियान लगातार बेहतर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो हमको नौकरी मिली तो सर हमको बहुत अच्छा लगा था कि हमारे दिन बदलते जा रहे हैं सर। अब आप कहाँ और क्या काम करते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और उसमें से क्या क्या कर पा रहे हैं? अब हम जाते हैं सोली लाइन में, पहले तो गए हैं सेफ्टी में 1 महीना करे हैं, सबकी सेफ्टी देखे, फिर पेड़ देखे हैं सर, यही सब सर देखते देखते अब चेचिस में चले गए। अब चेचिस में 18,000 में हमारे का बच्चा और खाना पीना सब बढ़िया चलता था सर। हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। सबसे पहले सर किसी के घर द्वार जाते थे, आदमी बहुत कुछ लेते थे, अब किसी घर द्वारे नहीं जाते, ना किसी से बोलते हैं सर, जाते हैं काम से, अपने काम से पहुँच जाते हैं, खा पी के सुबह उठते हैं चल देते हैं सर। वहीं अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुख्यात अपराधी तफसीर पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीर पर हत्या, लूट, चोरी के 9 मुकदमे प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में दर्ज है। बता दें कि मुठभेड़ में तफसीर को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कोतवाली नगर से पिकअप गाड़ी गायब करने का तफसीर पर आरोप था। पुलिस ने इसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किया है। आज दिनांक 26/7/2025 को समय करीब रात्रि 11 बजे के आसपास कारीघाट के समीप थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए इसीपुर जाने वाले मार्ग की तरफ भाग गए। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में एक अभियुक्त जिसका नाम तफसीर है। वहीं अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत थाना रानीगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मुठभेड़ में जरियारी में जमीन विवाद में फायरिंग करने वाला अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।